Hello students, welcome back to the lecture series of HRM, and today's topic is operational control system. In our previous lecture, we have briefly learned about the strategic control. The major difference between strategic control and operational control is strategic control looks at the strategy of a process from implementation to the completion and analyze how effective the strategy is and where changes can be made to improve it. Whereas operational control focuses on day-to-day operations. Both strategic and operational control have advantages and can be utilized by organizations if they implement the correct control in the right time and at the right setting. Strategic control process जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से स्टार्ट होता है और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से लेके स्ट्रैटेजी के कंट्रोल होने तक चलता रहता है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और अगर कहीं पे भी चेंजेस की ज़रूरत है तो उन चेंजेस को हम एडजस्ट कर सकें सो एज टू मेक अवर स्ट्रैटेजी मोर इफ़ेक्टिव। बट जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डे टू डे ऑपरेशंस को फोकस करता है। ऑपरेशनल कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करता है ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी में करेक्ट कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर पाए। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशनल कंट्रोल हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम क्वांटिटेटिव टर्म में सेल्स नंबर के ऊपर हम फोकस करते हैं, बस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेल्स प्रोसेस के ऊपर हम फोकस करते हैं। Therefore, operational control systems are designed to ensure that day-to-day actions are consistent with established plan and objective. Operational control system ensure करता है कि जो भी हम actions ले रहे हैं या जो भी हम day-to-day actions हम ले रहे हैं वो actions हमारे established plan और objective को fulfill करने में या complete करने में adequate हैं या कंप्लीट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी को हमने इम्प्लीमेंट किया, बट ऑपरेशनल कंट्रोल फोकस करता है हमारे डे टू डे एक्शंस के ऊपर कि उन एक्शंस के थ्रू हम अपने अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव को हम अटेन कर पा रहे हैं या नहीं। ऑपरेशनल कंट्रोल फोकसेस ऑन इवेंट्स इन रिसेंट पीरियड। ठीक है, तो जो भी इवेंट्स या जो भी एक्शंस हम रिसेंटली ले रहे हैं ऑपरेशनल कंट्रोल उन्हीं के ऊपर फोकस करता है। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल किस पे फोकस करता था? ये ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर फोकस करता था। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशनल कंट्रोल हमें हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट या कंट्रोल करने में और हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में। Operational control system are derived from the requirements of the management control system. तो हमारे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी से डिराइव्ड होती हैं हमारी ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। करेक्टिव एक्शंस इज टेकन वेयर परफॉर्मेंस डज नॉट मीट स्टैंडर्ड। जहाँ पे भी हमारे परफॉर्मेंस या हमारे एक्शंस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते वहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। दिस एक्शन में इन्वॉल्व ट्रेनिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन एट्सेट्रा। ठीक है, और ये एक्शंस कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है कहीं पे ट्रेनिंग की कमी हो तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है मोटिवेशन की कमी हो और ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन स्किल्स होने के बाद भी और पोटेंशियल होने के बाद भी एम्प्लॉयज़ काम ना कर रहे हों तो उस जगह हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ सकता है। इफेक्टिव लीडरशिप की कमी हो सकती है तो हम वहाँ पे हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। या हो सकता है कि डिसिप्लिन की कमी हो, डिसिप्लिन जैसे जो भी रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाई हों तो हमें उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमें वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। Operational control system focuses on allocation and use of organizational resource. तो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम फोकस करता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनको हमें कहाँ पे एलोकेट करना है और किस तरह हमें उन्हें यूज़ करना है या यूटिलाइज करना है। ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड इट्स मेन एम इज़ टू कंट्रोल द एक्शन। तो ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम फोकस करता है हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को। क्यों? क्योंकि ये हमारी डे टू डे फंक्शनिंग है
और इसका जो मेन एम होता है वो है हमारे एक्शंस को कंट्रोल करना, जो भी हमारे डे टू डे एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, और जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं इन एक्शंस का डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट प्लान और ऑब्जेक्टिव। Therefore, we can say that operational control is the authority to perform those functions of command over subordinate forces involving organizing and employing command and forces, assigning tasks, designating objective, and giving authoritative direction necessary to accomplish the mission. ऑपरेशनल कंट्रोल एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के उन फंक्शंस को हम कमांड करते हैं या उन सबऑर्डिनेट्स को हम कंट्रोल करते हैं जिसके थ्रू हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, हम उनको टास्क दे सकें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे सकें और उनको हम अथॉरिटेटिव डायरेक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो हमारे डिज़ायर्ड मिशन को या ऑब्जेक्टिव को वो अकम्प्लिश करते हैं या अटेन करते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द next topic under operational control system, which is process of evaluation under operational control system. The process of evaluation under operational control system consists of 4 major steps, which is first, setting standard of performance. Second one is measurement of performance, where we measure our performance. Third is analyze variation, where we analyze the difference between the standards which we have set in the beginning and the result which we have received at the end. The difference between the two is analyzed in this step. And the fourth one is taking corrective action, in which we take corrective action if in case we have received some deviation or difference between our standard performance and the actual result. Let us discuss each one of these steps one by one. The first step is setting standard of performance. This step includes 3 questions. First, what standard should be set? Second, how should these standards be set? Third, in what term should these standards be expressed? तो इसमें पहला क्वेश्चन है what standard should be set. ठीक है, क्या स्टैंडर्ड हमें सेट करना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हमारे की एरिया ऑफ परफॉर्मेंस को। तो इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे वो कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हम सेट करते हैं, ताकि हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं वो इतने हाई ना हो कि जिनको हम अटेन ना कर सकें, या इतने लो भी ना हो जिसमें हम अपनी स्किल्स का हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हों। इसीलिए हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड हम सेट करें जो हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज़ के की एरियाज़ ऑफ परफॉर्मेंस को, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड्स को हम सेट करते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ शुड दीज स्टैंडर्ड बी सेट। ठीक है, किस तरह हम इन स्टैंडर्ड्स को हम सेट करें। द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ की टास्क। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि जो भी की टास्क हैं जिसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड्स को सेट किए थे उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उन स्टैंडर्ड को अटेन करने के लिए, वो स्किल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नहीं हैं। अगर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम अटेन कर सकते हैं तो उन स्किल्स को फाइंड आउट करना और प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उन स्किल्स को एक्वायर करना। तो इस स्टेप में हमने फाइंड आउट किया कि वो कौन सी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो की टास्क के ऊपर फोकस करती हैं, और इनके बेसिस पे हम किस तरह अपने स्टैंडर्ड्स को हम सेट कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट टर्म शुड दीज स्टैंडर्ड बी एक्सप्रेस्ड। दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट टू बेस्ट एक्सप्रेस। तो थर्ड स्टेप में जो भी स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं उसको हम किस टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे कि हम उनको क्वालिटेटिव टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। जो भी हमारे
स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही हम उनको एक्सप्रेस करें। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर करना और एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, वेयर एज जो क्वालिटेटिव टर्म है उनको मेजर करना एज वेल एज एनालाइज करना एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव टर्म इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम स्टैंडर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जिन स्टैंडर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब हम क्वालिटेटिव टर्म में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे टारगेट्स हैं या जो हमारे सेल्स के टारगेट्स हैं या प्रॉफिट के टारगेट्स हैं, उनको तो हम क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, लर्निंग, इन सब चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस ना करके हम क्वालिटेटिव टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम दो बेसिस पे एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया इंक्लूड्स नेट प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, डिविडेंड रेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल, ग्रोथ इन सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इफिशिएंसी एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं या क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हैं, वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करता है। जैसे प्रॉफिट न्यूमेरिकल टर्म है, स्टॉक प्राइस क्वांटिटेटिव टर्म है, डिविडेंड रेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सारे क्या है हमारे क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हैं और इन टर्म्स को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव क्राइटेरिया विच इंक्लूड्स द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ फैक्टर सच एज कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क एबिलिटी। क्वालिटेटिव क्राइटेरिया एक्सक्लूड्स द क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स नहीं होते, यहाँ पे हम क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करते हैं। जैसे ये टर्म्स जो हैं सब्जेक्टिव होते हैं, जिनको हम न्यूमेरिक टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, हमारी रिस्क को बेयर करने की कैपेसिटी कितनी है, हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोसेस में स्ट्रैटेजिक क्लियरिटी कितनी है, कितना फ्लेक्सिबल है हमारा प्रोसेस, या हमारे वर्क करने की एबिलिटी कितनी है। इन सब चीज़ों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को हम क्वालिटेटिव क्राइटेरिया के बेसिस में ही हम जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी अच्छी है। कोक और पेप्सी का टेस्ट, तो अगर किसी को कोक का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो यही कहेगा कि मुझे कोक का टेस्ट पेप्सी से अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है उसको वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता। द सेकेंड स्टेप in evaluation process is measurement of performance, in which we measure the actual performance that we have get through our actions. Evaluation process operates at the performance level as actions take place. Standards of performance action as a benchmark against which the actual performance is to be compared. In the first step, we have set our standard performance. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हमने सेट किया था। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर द बेंचमार्क विच वी हैव टू अटेन और अचीव। और ये जो बेंचमार्क्स हैं, इन बेंचमार्क्स को हम बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा हाई अगर सेट करेंगे तो इनको हम कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो सकते हैं। और अगर इन स्टैंडर्ड्स को हम बिलो सेट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ अपना अंडर परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, और अपने फुल पोटेंशियल वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने स्टैंडर्ड्स को अटेन तो कर लेंगे, बट हम यहाँ पे इफ़िशियंसी को नहीं लेके आ पाएंगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? जो एक्शंस हमने लिए हैं पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, ये उनका रिजल्ट है। तो जो भी रिजल्ट हम एट द एंड रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। दीज मेजरमेंट्स इज डन थ्रू द अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है ये हम किस तरह कर सकते हैं? थ्रू अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अकाउंटिंग मतलब जो भी हमने मेजर किया है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, उसकी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और इन रिपोर्ट्स को हम फर्दर आगे हम कम्युनिकेट करते हैं। जो भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं इन रिपोर्ट्स को हमें आगे कम्युनिकेट भी करना होता है। कम्युनिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
किसी भी प्रोसेस के इवैल्यूएशन में। द अदर important aspects of measurement are difficulties in measurement, timing of measurement and periodicity in measurement. मेजरमेंट करते टाइम हमें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, जैसे ज़्यादा फोकस करना एक्यूरेसी के ऊपर या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना कि किस टाइम पे हम मेजरमेंट करें। ऐसा ना हो कि हम बिफोर टाइम हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं या हम आफ्टर टाइम हम मेजर कर रहे हैं। जो भी टाइम पीरियड अलॉटेड है उसी टाइम पीरियड में हमें अपने मेजरमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। एंड द थर्ड वन इज़ पीरियोडिसिटी इन मेजरमेंट। पीरियोडिसिटी इन मेजरमेंट मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन अपने रिजल्ट्स को मेजर करते रहना। तो ये जो पीरियोडिसिटी है वो एक रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए, या हमारे जो मेजरमेंट क्राइटेरिया हैं वो भी हर एक पीरियोडिक इंटरवल में सेम ही होने चाहिए। तो इस तरह मेजरमेंट में कभी कभी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। द थर्ड स्टेप इन इवैल्यूएशन प्रोसेस इज एनालाइजिंग वेरिएंस। द एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द बजटेड परफॉर्मेंस, then the actual performance is better. And if the actual performance does not matches with the budgeted performance or our standard performance, then we can consider the actual performance is below or is below the standard. For example, हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि जो हमारा सेल्स टारगेट है 1 ईयर के लिए वो है 1 करोड़ का, और एक्चुअल में जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर जो हमारा रिज़ल्ट 1.1 करोड़ का है या हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 1.1 करोड़ की है, इसका मतलब हमने अपने स्टैंडर्ड को हमने अटेन कर लिया है और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बेटर है। एंड इफ़ इन केस अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज़ केम टू बी 90 लाख, दिस मीन्स देयर इज़ ए डेविएशन ऑफ 10 लाख and the actual performance received at the end of the process is below। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड केस है जहाँ पे हमने 90 लाख हमने रिसीव किया है टारगेट को, वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता और वो बिलो स्टैंडर्ड है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं वेरिएंस को। द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इन इवैल्यूएशन प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन, which means checking of performance, checking of standards and reformulating strategies, plans and objective। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हम चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और जो भी परफॉर्मेंस हमें रिसीव हुई है उसको हम मैच करते हैं स्टैंडर्ड से। अगर कोई वेरिएशन नहीं आता है तो हम फॉर्मुलेट करते हैं फर्दर स्ट्रैटेजीज, प्लान एंड ऑब्जेक्टिव को, और अगर वेरिएशंस आते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि किस एरिया एंड एक्शन की वजह से पर्टिकुलर वेरिएंसेस आए हैं। उन स्ट्रैटेजीज़ को हम दोबारा से रीफॉर्मुलेट करते हैं, अपने प्लान्स को हम रीफॉर्मुलेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर सेट करते हैं। देयरफॉर वी टेक करेक्टिव एक्शंस फॉर दोज वेरिएंसेस and reformulate our strategies, plans and objective again. By this evaluation process, we can conclude that there are 4 kinds of evaluation techniques in operational control, which are value chain analysis, quantitative performance measurement, benchmarking and key factor rating. The first one is value chain analysis. Firm employ value chain analysis to identify and evaluate the competitive potential of resources and capabilities by studying their skills relative to those associated with primary and supportive activities. Firms are able to understand their cost structure and identify their activities through which they can create value. तो फर्म्स क्या करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में, आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल को, अपने रिसोर्सेज के कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल को और उनकी कैपेबिलिटीज़ को। और इसको वो कैसे आइडेंटिफाई या इवेल्युएट करेंगे, अपने स्किल्स को स्टडी करके। ठीक है, तो अपने उन सारे स्किल्स को स्टडी करेंगे जो वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं, जिसके थ्रू
वो समझते हैं अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को और आइडेंटिफाई करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जिनके थ्रू वो फर्दर वैल्यू को वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो है सपोर्ट करती हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, जैसे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रोक्योरमेंट विच इज़ रिलेटेड टू किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट कर रहे हैं, उनकी क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, और इन ह्यूमन रिसोर्स को हम किस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोक्योर करके रख रहे हैं, रोक के रख रहे हैं। और जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, मतलब कि रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस के थ्रू या ऑपरेशंस के थ्रू किस तरह हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और इन प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम किस तरह आपस में कोऑर्डिनेट करती है और इन लॉजिस्टिक्स को या इन फाइनल प्रोडक्ट्स को वो मार्केट तक लेके जाती है, और किस तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल को, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल रिसोर्स, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनका क्या पोटेंशियल है, और हम अपने उन स्किल्स को समझते हैं जो एसोसिएटेड हैं हमारे प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ के साथ, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्रिएट करते हैं वैल्यू को। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, in which most firms prepare formal report of quantitative performance measurement. For example, sales growth, profit growth, economic value added, etc. that manager review at regular intervals. These measurements are generally linked to the standard set at the first step of the control process. तो कई सारी फर्म्स अपनी क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसे उनकी सेल्स की ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट की ग्रोथ क्या है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो उन्होंने ऐड की हैं वो क्या है, इन सारी चीज़ों को वो एक क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं, और मैनेजर्स इसको रेगुलर इंटरवल में मेजर करते रहते हैं। ये जो मेजरमेंट्स हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं हमारे उन स्टैंडर्ड से जो हमने अपने फर्स्ट स्टेप में हमने सेट किए हैं। मतलब कि हमारे कंट्रोल प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उन स्टैंडर्ड से ये मेजरमेंट्स लिंक्ड अप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टारगेट सेल्स ग्रोथ है तो हम जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, वो हम सेल्स रिलेटेड डेटा ही हम कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा टारगेट था 1 करोड़ के सेल्स का विद इन 1 ईयर, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा हम उन डेटा को ही हम कलेक्ट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि अभी हम अपने कितने टारगेट को हमने अचीव किया है। फॉर एग्जांपल, 1 मंथ में हमने कितनी सेल की है, 2nd मंथ में कितनी की है, 6 मंथ में कितनी की है। तो एक अप्रोप्रिएट मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद मैनेजर्स रेगुलर रिव्यू करते रहते हैं अपने रिपोर्ट्स की, या एक पीरियोडिकल वे में वो अपने मेजरमेंट को वो रिव्यू करते रहते हैं एक सेट इंटरवल पे, ताकि उन्हें इस चीज़ की जानकारी रहे कि अभी तक उन्होंने अपना कितना टारगेट अटेन किया है और कितनी मेहनत और अभी उन्हें करनी है ताकि वो उन टारगेट्स को वो अटेन कर पाएँ। और इसी के साथ वो अपने क्वालिटेटिव मेजरमेंट बेसिस को भी यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनका इंट्यूशन, जजमेंट, ओपिनियन या सर्वे, जिसके बेसिस पे वो जज कर सकते हैं कि अभी फर्म को कितनी और परफॉर्मेंस देनी है ताकि वो अपने स्टैंडर्ड को वो अटेन कर पाएँ। द थर्ड स्टेप in evaluation process is benchmarking, and benchmarking is a process of learning how other firms do exceptionally high quality things. Some approaches to benchmarking are simple and straightforward. This benchmarking helps the firm to improve and change their strategies so that they can achieve or attain their standards. Benchmarking हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम सेट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में, जिसके थ्रू मैनेजर्स अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ताकि वो अपने बेंचमार्क्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को वो इफ़ेक्टिवली अटेन कर पाएँ। द फोर्थ टेक्निक इन इवैल्यूएशन इज की फैक्टर रेटिंग. It is based on a
close examination of key factor affecting performance. For example, financial, marketing, operations, and human resource capabilities, and assessing overall organizational capability based on collected information. की फैक्टर रेटिंग बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन करती है अपने उन फैक्टर्स का जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फाइनेंशियल फैक्टर, मार्केटिंग फैक्टर, ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्टर या ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ से रिलेटेड फैक्टर का. और ये एक्सेस करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कैपेबिलिटी का, जो कि कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होती है. तो इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने की फैक्टर्स को जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हमारी परफॉर्मेंस को. Therefore, through this lecture, we can conclude that operational control are designed to ensure that day-to-day action are consistent with established plan and objective. ठीक है, तो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम डे टू डे अपने एक्शन की एनालिसिस करते रहते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम कितना अटेन कर पा रहे हैं. और ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में हम अपने एक्शंस को हम तुरंत इवैल्यूएट कर सकते हैं. वेयरएज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते थे, हम इम्प्लीमेंटेशन से लेके अचीवमेंट ऑफ इंटेंटेड रिजल्ट तक अपने सारे एक्शंस को हम इवैल्यूएट करते थे. तो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में हमें तुरंत इमीडिएटली या तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा एक्शन हमारी स्ट्रैटेजी को कितना अफेक्ट कर रहा है. और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम में रिजल्ट को अटेन करने के बाद हम इवैल्यूएट कर पाते थे कि किस एक्शन की वजह से हम अपने स्ट्रैटेजी या अपने प्लान को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. तो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में हम तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम अच्छे से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं. और इसका जो मेन होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना होता है. So this is all for today's class, and in our next class we will differentiate operational control from strategic control. If you have any doubt, any question, you can post your query in the comment section. Thank you class and have a nice day.